नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जिसमें जो कहानी मैंने शुरू की हुई है वो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक बहुत ही प्यारी कहानी दो सखियाँ, जिसमें दो सखियाँ पत्रों के माध्यम से वार्तालाप कर रही हैं। इसमें अब तक हमने ये देखा कि एक सखी की शादी हो जाती है और वह अपने शादी के बाद के जीवन के बारे में अपनी दूसरी सखी को बताती है। अब देखते हैं इसके उत्तर में दूसरी सखी क्या लिखती है। तो अब चंदा की बारी। चंदा अपनी सखी पद्मा को पत्र में लिख रही है। प्यारी पद्मा, तुम्हारा पत्र पढ़कर चित्त को बड़ी शांति मिली। तुम्हारे ना आने से तो मैं समझ गई थी कि विनोद बाबू तुम्हें हर ले गए, मगर यह न समझी थी कि तुम मसूरी पहुंच गई। अब इस आमोद प्रमोद में भला गरीब चंदा की क्यों याद आने लगी। अब मेरी समझ में आ रहा है विवाह के लिए नए और पुराने आदर्श में क्या अंतर है। तुमने अपनी पसंद से काम लिया, सुखी हो। मैं लोक लाज की दासी बनी रही, नसीबों को रो रही हूँ। अच्छा, अब मेरी आप बीती सुनो। दान दहेज के टंटे से तो मुझे कुछ मतलब नहीं है। पिताजी ने बड़ा ही उदार हृदय पाया है, खूब दिल खोल कर दिया होगा। मगर द्वार पर बारात के आते ही मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। कितनी उत्कंठा थी उनके दर्शन करने की, पर देखूं कैसे, कुल की नाक न कट जाएगी। द्वार पर बारात आई, सारा ज़माना वर को घेरे हुए था। मैंने सोचा छत पर से देखूं। छत पर गई तो वहाँ से भी कुछ दिखाई न दिया। हाँ, इस अपराध के लिए अम्मा की घुड़कियाँ ज़रूर सुननी पड़ी। मेरी जो बात इन लोगों को अच्छी नहीं लगती, उसका दोष मेरी शिक्षा के माथे मढ़ा जाता है। पिताजी बेचारे मेरे साथ बड़ी सहानुभूति रखते हैं, मगर किस किस का मुँह पकड़ें। द्वार चार तो यूँ गुजरा और भावरों की तैयारियाँ होने लगी। जनवासे से गहनों और कपड़ों का थाल आया बहन। सारा घर, स्त्री पुरुष, सब उस पर कुछ इस तरह टूटे मानो इन लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं। कोई कहता था कंठा तो लाए ही नहीं, कोई हार के नाम को रोता है। अम्मा जी तो सचमुच रोने लगी, मानो मैं डुबा दी गई हूँ। वर पक्ष वालों की दिल खोल कर निंदा होने लगी, मगर मैंने गहनों की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। हाँ, जब कोई वर के विषय में बात करता था तो मैं तन्मय होकर सुनने लगती थी। मालूम हुआ दुबले पतले आदमी हैं, रंग सांवला है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, हंसमुख हैं। इन सूचनाओं से दर्शनों की उत्कंठा और भी प्रबल होती जाती थी। भावरों का मुहूर्त ज्यों ज्यों समीप आता था, मेरा चित्त व्यग्र होता जाता था। अब तक यद्यपि मैंने उनकी एक झलक भी न देखी थी, पर मुझे उनके प्रति एक अभूतपूर्व प्रेम का अनुभव हो रहा था। इस वक्त यदि मुझे मालूम हो जाता कि उनके दुश्मनों को भी कुछ हो गया है तो मैं बावली हो जाती। अभी तक मेरा उनसे साक्षात नहीं हुआ है, मैंने उनकी बोली तक नहीं सुनी है, लेकिन संसार का सबसे रूपवान पुरुष भी मेरे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता। अब वही मेरे सर्वस्व हैं। आधी रात के बाद भावरें हुई। सामने हवन कुंड था, दोनों ओर विप्रगण बैठे हुए थे। दीपक जल रहा था, कुल देवता की मूर्ति रखी हुई थी, वेद मंत्र का पाठ हो रहा था। उस समय मुझे यदि ऐसा मालूम हुआ सचमुच कोई देवता विराजमान है। अग्नि, वायु, दीपक, नक्षत्र सभी मुझे उस देवत्व की ज्योति से प्रदीप जान पड़ते थे। मुझे पहली बार आध्यात्मिक विकास का परिचय हुआ। मैंने जब अग्नि के सामने मस्तक झुकाया तो यह कोरी रस्म की पाबंदी न थी। मैं अग्निदेव को अपने सम्मुख मूर्तिवान स्वर्गीय आभा से तेजोमय देख रही थी। आखिर भावरें भी समाप्त हो गईं, पर पतिदेव के दर्शन न हुए। अब अंतिम आशा यह थी कि प्रातःकाल जब पतिदेव कलेवा के लिए बुलाए जाएंगे उस समय देखूंगी, तब उनके सिर पर मौर ना होगा। सखियों के साथ मैं भी जा बैठूंगी और खूब जी भर कर देखूंगी। पर क्या मालूम था कि विधि कुछ और ही कुचक्र रच रहा है। प्रातःकाल देखती हूँ तो जनवासी के खेमे उखड़ रहे हैं। बात कुछ भी न थी। बारातियों के नाश्ते के लिए जो सामान भेजा गया था वह काफ़ी न था, शायद घी भी खराब था। मेरे पिताजी को तो तुम जानती ही हो, कभी किसी से दबे नहीं, जहाँ रहे शेर बनकर रहे। बोले जाते हैं तो जाने दो, मनाने की कोई ज़रूरत नहीं। कन्या पक्ष का धर्म है बारातियों का सत्कार करना, लेकिन सत्कार का यह अर्थ नहीं कि धमकी और रोब से काम लिया जाए मानो किसी अफसर का पड़ाव हो। अगर वह अपने लड़के की शादी कर सकते हैं तो मैं भी अपनी लड़की की शादी कर सकता हूँ। बारात चली गई और मैं पति के दर्शन भी न कर सकी।
सारे शहर में हलचल मच गई। विरोधियों को हंसने का अवसर मिला। पिताजी ने बहुत सामान जमा किया था, वह सब खराब हो गया। घर में जिसे देखिए मेरे ससुराल की निंदा कर रहा है। उज्जड हैं, लोभी हैं, बदमाश हैं। मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता, लेकिन पति के विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। एक दिन अम्मा जी बोली, लड़का भी बेसमझ है, दूध पीता बच्चा नहीं, कानून पढ़ता है। मूछ दाढ़ी आ गई है, उसे अपने बाप को समझाना चाहिए था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मगर वह भी भीगी बिल्ली बना रहा। मैं सुनकर तिलमिला उठी। कुछ बोली तो नहीं, पर अम्मा जी को मालूम जरूर हो गया कि इस विषय में मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुम्ही से पूछती हूँ बहन, जैसी समस्या उठ खड़ी हुई थी उसमें उनका क्या धर्म था? अगर वह अपने पिता और अपने संबंधियों का कहना ना मानते तो उनका अपमान ना होता। उस समय उन्होंने वही किया जो उचित था, मगर मुझे विश्वास है कि जरा मामला ठंडा होते ही वह आएंगे। मैं अभी से उनकी राह देखने लगी हूँ। डाकिया चिट्ठियाँ लाता है तो दिल में धड़कन होने लगती है। शायद उनका पत्र भी हो। जी में बार बार आता है, क्यों ना मैं ही एक खत लिखूं, मगर संकोच में पढ़कर रह जाती हूँ। शायद मैं कभी न लिख सकूँगी। मान नहीं है, केवल संकोच है। पर हाँ, अगर 10-5 दिन में और उनका पत्र ना आया या वह खुद ना आए तो संकोच मान का रूप धारण कर लेगा। क्या तुम उन्हें एक चिट्ठी नहीं लिख सकती? सब खेल बन जाए, क्या मेरी खातिर इतना न करोगी? मगर इस खत में ईश्वर के लिए यह मत लिख देना कि चंदा ने प्रेरणा की है। क्षमा करना ऐसी भद्दी गलती की। तुम्हारी ओर से शंका करके मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूँ, मगर मैं समझदार थी ही कब। तुम्हारी चंदा। तो दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि इस कहानी में चंदा के जीवन में एक दुख का क्षण आ गया है। उसकी बारात वापस लौट गई है और उसे साथ में लेकर नहीं जाया गया है। दोनों ही पक्ष शायद एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन चंदा क्योंकि पारंपरिक विचारधाराओं को मानती है तो वह अपने पति धर्म से बंध गई है। वह अपने पति को सच में प्यार करने लगी है और वह शायद उनको छोड़कर किसी और को अपना पति नहीं मानेगी। तो अब इस कहानी में आगे क्या होगा? क्या पद्मा चंदा के लिए उसके पति को पत्र लिखेगी? क्या उसके पति का जवाब आएगा? क्या वो उसे लेने आएंगे? ऐसे और भी कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा इस कहानी का भाग 5। धन्यवाद।